हाँ जी बच्चों, देखो एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। देखो इसमें एक छोटा सा फंडा है जो हम लोग यूज करेंगे रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस है क्या। ये फंडा एकदम सिंपल है कि एक सरफेस हो गया कर्व, ये कर्व सरफेस दो मीडियम, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। ये कर्व इधर अलग मीडियम है, इधर अलग अलग मीडियम, दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला कर्व है। ठीक है, तो यहां एक लाइन बना दिए जो सेंटर से होके गया, जनरली इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस पे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये एक कर्व है, कर्व का एक रेडियस कहलाएगा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द कर्व। और सपोज इधर वाले पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, सारा डिस्टेंस पोल से लिया जाएगा। और सपोज इस साइड में कोई एक इमेज बन गया i एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज c। तो यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज और रेडियस को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन ऐसा आता है μ2 बाई v μ1 बाई u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसका डेरिवेशन अभी नहीं देखे हम लोग, जस्ट एक फॉर्मूला है, आई एम बता रहा हूं कि ऐसा फॉर्मूला एक होता है। ठीक है, डेरिवेशन बाद में। ये क्या किया, एक कर्व है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, एक लाइन कह लो, इस लाइन के इस साइड में एक दूसरा मीडियम, इस साइड में दूसरा मीडियम, हो सकता है ये ग्लास का बना हो, इस साइड ग्लास हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इस साइड एयर, या फिर इस ग्लास को पानी के अंदर डाल दो तो इधर वाटर इधर ग्लास, अलग अलग मीडियम का मीनिंग समझ में आ गया। तो ये कर्व विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम O, और इसी लाइन में एक इमेज बनेगा जिसका नाम I, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V। ठीक है, तो यहां हम लोग कहेंगे लाइट जो मूव किया दैट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कौन से मीडियम में ऑब्जेक्ट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा क्योंकि दो मीडियम आता है, तो स्नेल्स लॉ से कहते एक रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से लाइट बेंड किया, वो पास किया आई पे, दैट इज इमेज। ठीक है, तो इमेज बना दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो फॉर्मूला है μ2, जिस मीडियम में इमेज बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई v माइनस ऑफ μ1 बाई u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस। फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग एक स्पेशल केस लेना चाहते हैं, दैट इज फ्लैट सरफेस में तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए थे, फ्लैट सरफेस होगा तो अगर ये सरफेस को रेडियस को अगर छोटा करते जाए तो ऐसे होता जाएगा, अगर रेडियस बड़ा करते जाए तो सीधा होता जाएगा। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुआ तो रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट, दैट इज फॉर फ्लैट सरफेस। तो अगर आप फ्लैट सरफेस कंसीडर करते हैं तो फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस इज इनफाइनाइट। तो यहीं से कंक्लूजन निकलेगा। तो देखो यहाँ रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लैट सरफेस है तो रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट,
तो बताओ ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या बचेगा? ये सब बाकी है ना, ये भी है, μ1/u भी है, रेडियस इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। इसी को इसको राइट साइड में ले आते हैं और उल्टा भी कर देते हैं। तो देखो फाइनल इट इज v/μ2 इक्वल्स u/μ1। चलो एक बार शुरुआत से देखिए हम लोग क्या किए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, देखिए शुरुआत से देखो हम लोग क्या किए। ठीक है, यहां पे हम लोग ये बता रहे हैं कि इट्स ए कर्व, कर्व एक स्फीयर का पार्ट है। ये कर्व क्या किया, दो मीडियम्स को सेपरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अलग अलग हो सकता है, वाटर ग्लास, वाटर केरोसिन, ठीक है, वाटर एयर, कोई भी डाल लो, अलग अलग मीडियम। ठीक है, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, μ1 एंड μ2, दो मीडियम आ गए ना। अब क्या है कि जिस एक साइड में ऑब्जेक्ट होगा और एक साइड में इमेज, और इसके लिए एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस में ही इमेज, तो सारे डिस्टेंस का कैलकुलेशन फ्रॉम पोल पी। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। चलो अब इक्वेशन क्या है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिस मीडियम में इमेज बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अलग अलग मीडियम। तो यहां पे फंडा क्या है कि μ2/v माइनस μ1/u, तो μ2 मतलब जिस मीडियम में इमेज बना था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज का डिस्टेंस, माइनस फर्स्ट मीडियम μ1 और यहीं पे ऑब्जेक्ट भी है u, इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन किया जा सकता है। इनफैक्ट बाद में हम लोग करेंगे भी डेरिवेशन इसका। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और जानना चाह रहे हैं। हम लोग अभी सीखना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये सरफेस कर्व के जगह बिल्कुल सीधा होता तो, फ्लैट सरफेस होता तो। ठीक है, चलो देखो यहां हम लोग एक स्पेशल केस ले गए हैं कि ये कर्व बिल्कुल फ्लैट होगा। तो देखो सिंपल से, देखो ऐसा कर्व है, एक रेडियस है, अगर हम लोग रेडियस छोटा कर दिया तो ऐसा बनेगा। ठीक, अगर फ्लैट बनाना है तो हम लोग को बड़ा करना पड़ेगा रेडियस। तो अगर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट, तो रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट कब कहलाएगा, फ्लैट सरफेस के लिए, और ये वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो। ठीक है, एक स्फीयर का, एक ही स्फीयर का पार्ट है ये, तो हर पॉइंट का रेडियस सेम है, तो कोई एक रेडियस की मतलब हर जगह कर दिया। तो ये रेडियस का वैल्यू जैसे इन्फिनिटी बनेगा तो 1/इनफाइनाइट 0, ये टर्म दोनों टर्म रहेगा लेकिन राइट साइड के इक्वल टू का टर्म 0, तो इक्वल बना देंगे और इक्वल बनाने के बाद ऊपर नीचे फ्लिप भी कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। अब देखो यहां हम लोग इसको एनालाइज करने का तरीका बदलते हैं। ये हो गया फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो इस फ्लैट सरफेस में हम लोग, तो इस फ्लैट सरफेस में हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए कुछ ऐसा देखते हैं कि सपोज इस साइड में हो गया ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस वन इज μ2। ठीक है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, तो सपोज v जहां से इमेज को देखना है, दिस वन, सपोज यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी ये आई हो गई, ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से देखेगा। ठीक है, तो यहां पे आदमी है, पर्सन एनालाइज करने वाला, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, और दो अलग अलग मीडियम। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट एकदम सेम डिस्टेंस
इसका नाम u है, इसका नाम v है, तो इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u प्लस v दिखेगा क्या? नहीं। मीडियम बदलता है तो देखिए बदल जाता है। पानी के अंदर कॉइन होगा तो आप ऊपर से देखें तो सामने दिखता है, दैट डिस्टेंसेस चेंजेस, डिस्टेंस बदलेगा। तो वैसे ही यहां से ये आदमी अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एग्जैक्ट डिस्टेंस तो वही नहीं मिलेगा, बदलेगा। कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? उसको दिखेगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस दिखेगा उसके लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे v। जो डिस्टेंस दिखेगा उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे v। v का मतलब एपरेंट डिस्टेंस। ठीक है, इस i से जो डिस्टेंस दिखा उसका नाम v, एपरेंट डिस्टेंस। अब ये i वाला पर्सन कौन से मीडियम में? μ2। तो ये हो गया म्यू ऑफ i, दैट्स μ2 डालेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से ऑब्जेक्ट तक जाना है या फिर ऑब्जेक्ट से इस i तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखो रास्ते में क्या क्या हुआ, इधर से चलना स्टार्ट कर दो। यहां से ये डिस्टेंस कितना मिला? v। बस सेम फंडा, जो डिस्टेंस मिला v, और जो v मिला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, फिर ये डिस्टेंस u डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो सॉल्व करके जब निकालेंगे तो ये जो v एपरेंट है, तो v एपरेंट वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस i को दिखेगा। v एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट appears to i। एक बार फिर से समझो, देखो यहां पे हम लोग जो निकाले हैं इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखेगा आपको और देखने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी को हम लोग थोड़ा जनरलाइज फॉर्म कर दिए, जनरल फॉर्म में। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में क्या किए हम लोग कि एक पॉइंट पे आई बना दिए। ठीक है, तो यहाँ एक आदमी है जो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। ठीक है, तो देखने वाला पर्सन, देखो तो यहाँ पे एक आई हो गया, ये आई का काम इस ऑब्जेक्ट को देखना, एनालाइज करना। तो ये आई इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको एक डिस्टेंस दिखेगा, जो डिस्टेंस दिखेगा उसका नाम एपरेंट डिस्टेंस, एंड दैट एपरेंट डिस्टेंस इज वी एफ। ठीक है, तो जो आई देख रहा है ऑब्जेक्ट को, वो आई कौन से मीडियम में है, दैट्स μ2। तो एपरेंट डिस्टेंस जो दिखेगा और देखने वाले पर्सन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू, अब यहां से उसको ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है तो ये डिस्टेंस तो v है, v बना लेंगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये ऑब्जेक्ट u है तो u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे करके लिखते जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करना और भी आसान है। देखो एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इससे आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। सर एक और म्यू ई और म्यू2 सेम नहीं होगा क्या फिर से? म्यू ई और म्यू2 सेम होगा क्या सर? हाँ, यहाँ पे देखो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, μ2, तो ये भी μ2। मतलब ये मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, दैट इज टू मेक अ जनरल फॉर्मूला। मतलब अब ये किसी दूसरे मीडियम में होता तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो μ1 μ2 μ3, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस वन इज μ4 और आई जस्ट इसके बाहर है। डिस्टेंसेस d1 d2 d3, अलग अलग डिस्टेंसेस। ठीक है, आपको यहां निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय आई, मतलब उसको जो दिखा, मतलब एपरेंट डिस्टेंस।
फाइंड डिस्टेंस of object seen by eye। तो seen by eye का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस या एपरेंट डिस्टेंस? एपरेंट डिस्टेंस। तो यहां आपको ये एपरेंट डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलो देखो, अब देखो इसको सॉल्व करके निकालना कितना आसान है। आपको सिंपल देखना है आई से क्या डिस्टेंस दिखा, अननोन, इसका नाम वी एपरेंट। ठीक है, तो आई कौन से मीडियम में है, म्यू4, तो डिवाइडेड बाय म्यू4 इक्वल टू, यहां से बढ़ते जाओ, तो इसका तो डिस्टेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये डिस्टेंस d1, इट इज d1 अपॉन म्यू1। अगला डिस्टेंस d2 अपॉन म्यू2, d3 अपॉन म्यू3, एंड द लास्ट वन d4 अपॉन म्यू4। बताइए, एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन? मेथड एकदम सिंपल। एक सॉरी d3, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं? देखो, अब देखो इस छोटे से फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसे सॉल्व कैसे करना। पहला, एक कंटेनर, फोर बाई थ्री, म्यू इक्वल टू 1.5, it's a coin, distance 12 meter, this one 24 meter। Find apparent depth of coin। और ऊपर कुछ नहीं दिया है, दैट्स एयर। और कई बार डायग्राम में आई नहीं बनाएगा, सिर्फ एपरेंट डेप्थ का मतलब ऊपर से हाइट। फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन निकालने का तरीका था, बस वही याद रखो, हमेशा वही मेथड फॉलो करना है।
चेक कर लेते हैं। एपरेंट डेप्थ नहीं पता, वी एपरेंट 25। चेक कर लेते हैं। तो देखने वाला आई एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, डिस्टेंस 24 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, नेक्स्ट 12, 4/3 सॉल्व करना, दैट इज 25। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, तो एपरेंट डेप्थ निकालना तो सीख गया। चलो, अब इसके बाद एपरेंट वेलोसिटी देखते हैं। एपरेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट v1 I mu1 mu2 mu3 mu4, distance d1 d2 d3 and d4। देखो, ये रहा सिचुएशन कि ये आई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, ठीक है, d1 d3, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी का नाम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां आई से ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या दिखेगा, दैट इज एपरेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो, यहां पे याद करो, अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, एपरेंट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला डालेंगे? एपरेंट डिस्टेंस, देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एपरेंट डिस्टेंस बाय mu1 इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ, d1 बाय mu1, d2 बाय mu2, d3 बाय mu3 प्लस d4 बाय mu4, ये लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ, वेलोसिटी होने की वजह से कौन सा वैल्यू बदलेगा? d4 बदलेगा, ये बदलेगा, d3, d2, d1, लेकिन एपरेंट डिस्टेंस जो है, इसको जो डिस्टेंस दिखा वो बदलेगा। एपरेंट डिस्टेंस बदलने वाला है, d4 बदलने वाला है, दोनों बदलेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं बदलेगा। चलो, अब वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग टाइम के साथ देखेंगे बदलने वाला, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एपरेंट डिस्टेंस बदलेगा तो एपरेंट वेलोसिटी मिलेगा mu1, वैसा ही d1 बदल गया है क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, d2 नहीं बदलेगा, कांस्टेंट के लिए 0 नहीं बदलेगा, d4 तो बदलेगा, इसका एक वेलोसिटी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो नहीं बदल गए हैं उसके लिए तो 0 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन निकाले, एपरेंट डिस्टेंस की जगह एपरेंट वेलोसिटी बना देते हैं, एपरेंट वेलोसिटी, और एपरेंट वेलोसिटी को देखने वाला कौन है, आई। तो यहाँ जनरल एक्सप्रेशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द आई जिस मीडियम है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, ये सब तो कांस्टेंट था, नहीं बदल रहा है, जी को बदलने वाला ये, मतलब एपरेंट डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
डिवाइडेड बाय म्यू कौन सा है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वही म्यू ना, दैट इज म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जनरल फॉर्मूला ये मिला, बीच में कितने भी मीडियम डाल दो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से देखो जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा, एपरेंट वेलोसिटी जो आई को दिखेगा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है। ये जनरल फॉर्मूला जैसा हो गया, ठीक है। बस यहाँ एक छोटा सा कंडीशन ध्यान में रखना है, वो ये कि वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, मतलब टुवर्ड्स आई, मतलब वेलोसिटी इज टुवर्ड्स आई। इसी को आप दूसरे फॉर्म में देख सकते हो, ये जो मीडियम को सेपरेट करने वाला लाइन है, इस लाइन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, लाइन के साथ परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं, जब वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया है या कुछ कंफ्यूजन है, बोलिए। दैट्स क्लियर। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, गॉट इट। चलो अब एक दूसरा वेलोसिटी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है पैरेलल टू द सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल। तो थोड़ा सा लॉजिक ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर ट्रेवल किया इधर, तो एपरेंट डेप्थ तो ऊपर नीचे दिखता था ना, इधर दिखता था क्या। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर ट्रेवल किया तो आई को भी क्या दिखेगा, 2 ही मीटर गया। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सरफेस के पैरेलल है, तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा और एपरेंट वेलोसिटी होगा दोनों इक्वल, इक्वल। तो वेलोसिटी कौन सा बदलता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बदलता है। सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी बदलेगा, बट पैरेलल टू सरफेस वेलोसिटी नहीं चेंज होता है। तो इसको लिख भी लेते हैं, एपरेंट वेलोसिटी पैरेलल टू सरफेस remains unchanged। सरफेस के पैरेलल जो एपरेंट वेलोसिटी है वो नहीं बदलता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग एक छोटे फॉर्म में कंक्लूजन अलग से कर देते हैं। इसी को अगर हम लोग कंक्लूजन निकाल के लिखे तो ऐसा चलेगा, एक मीडियम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एक वेलोसिटी पैरेलल, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 दिया है, apparent velocity perpendicular divided by mu of I is equal to v perpendicular by mu object। ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एपरेंट वेलोसिटी बदलेगा। तो एपरेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एपरेंट वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगा वो
जो मीडियम है आई का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट का, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब दूसरा एक और पार्ट कहलाएगा एफरेंट वेलोसिटी। पैरेलल, ये पैरेलल वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v पैरेलल। दोनों हमेशा इक्वल होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से 5 मीटर ट्रेवल किया तो यहाँ कोई आई होगा, उसको भी इधर का डिस्टेंस 5 मीटर ही दिखेगा। मतलब 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब वेलोसिटी, तो इधर का वेलोसिटी पैरेलल वेलोसिटी और आई को देखने, आई से जो इसको वेलोसिटी दिखेगा दोनों ही सेम। कौन सा बदलेगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो ये रिजल्ट याद रखना होगा आपको। रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, ठीक है। इसको हटा दीजिए वाले को। चलो एक जेई का क्वेश्चन, water refractive index of water is 4/3। देखिए डायग्राम अच्छी नहीं है, सिर्फ इसको मैं गोली बनाऊंगा, ठीक है। इसका एक वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां से इसका डिस्टेंस 12 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट पे काइट, काइट मतलब बर्ड, पतंग नहीं, ठीक है। इस काइट को जैसे ही फिश दिखा, ये आना चालू कर दिया, पकड़ना है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, और यहां से इसका हाइट 36 मीटर। आई थिंक डायग्राम क्लियर। एंड काइट इज इन एयर, एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, ठीक है। पहला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ काइट सीन बाय फिश। फिश को काइट का डिस्टेंस क्या दिखेगा? दूसरा distance of fish seen by kite, ठीक है। इधर वाले को हटा दे, फॉर्मूला तो नोट कर लिए हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिस्टेंस के भी वेलोसिटी के लिए भी। फाइंड डिस्टेंस वेलोसिटी of kite seen by fish
velocity of fish seen by kite। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब कहो तो मैं कोई एक बताता हूं, दूसरा आप लोग निकालोगे, बाकी सब डिस्टेंस तो आई थिंक निकल ही जाएगा। वेलोसिटी का मैं एक बता देता हूं, कौन सा बताओ, 3 या 4? वेलोसिटी का कौन सा बताओ, 3 बताओ या 4 बताओ? चलो 4। तो 4th में बना रहा हूं, बाकी आप लोग देखो, पहले समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 4th में क्या है, वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय काइट। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी निकालने का फंडा देखे थे, मतलब हम लोग वेलोसिटी जो निकालते थे उसके लिए हम लोग एक आई बनाते थे। आई का वेलोसिटी होता था या रेस्ट पे रहता था? बहुत बढ़िया। तो जिस मीडियम में काइट है वहां पहले आई बना लो, एंड आई इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा आई बनाएंगे। अब इस आई के रिस्पेक्ट में देखेंगे फिश का वेलोसिटी क्या। ठीक है, और ये वेलोसिटी कैसा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आई, आई मतलब एट रेस्ट, डिवाइडेड बाय आई कौन से मीडियम में होगा, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया फिश, इसका वेलोसिटी 4 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो वेलोसिटी आई को क्या दिखेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब काइट को तो रेस्ट पे है, आपको वेलोसिटी देखना है फिश विथ रिस्पेक्ट टू काइट, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब निकालना है आपको, निकालना फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा याद करो, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सामने सामने आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है प्लस, दोनों अवे जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, सामने आएंगे तो भी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, अवे दोनों जाएंगे तो भी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस। ऐसे भी आया तो भी माइनस, नीचे भी आया तो भी माइनस, ऊपर गया तो भी, एंगल पे भी दोनों गए एक साथ तो माइनस, सामने आने पे प्लस, अवे जाने पे प्लस। अब चलो यहाँ वाली कहानी बताओ, काइट नीचे आया, फिश का वेलोसिटी किधर जाता हुआ दिखा, ऊपर, सामने आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, तो प्लस करने पे एक वेलोसिटी 3 हो गया, दूसरा वेलोसिटी 24, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड। फंडा समझ में आया? चलो बाकी निकालिए फिर। तो पहले थर्ड नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद 1 2 निकालेंगे। तो सेकंड केस में भी पहले आपको, फर्स्ट केस थर्ड वाले में भी रेस्ट के हुआ, आई को रेस्ट में बनाओ, आई इज एट रेस्ट, उसके बाद पहले वेलोसिटी निकालो, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब देखने वाला कौन, फिश। तो आई को मीडियम वाटर में रखेंगे, उसके बाद वेलोसिटी पहले निकालेंगे। चेक कर ले, चलो सर 36 चेक कर लेते हैं। आई एट वाटर, और आई को आप रेस्ट में मानेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आई डिवाइडेड बाय आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऑब्जेक्ट का नाम काइट, काइट का वेलोसिटी 24, काइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहाँ पे
velocity with respect to I 24 into 4/3 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ काइट विथ रिस्पेक्ट टू फिश। फिश को क्या वेलोसिटी दिखेगा, तो दोनों सामने आ रहा फिर से, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, तो एक वेलोसिटी दिखा 32 और काइट फिश का वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी किसको बड़ा दिखा, फिश को। तो एक कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है उसको डिस्टेंस भी ज्यादा दिखेगा और उसको वेलोसिटी भी ज्यादा दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है उसको डिस्टेंस भी कम दिखेगा और वेलोसिटी भी कम दिखेगा। निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला निकालिए एंड सेकंड वन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट भी निकाल लीजिए। थर्ड वाले में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फर्स्ट आ गया, चेक कर लें। चलो, तो यहां तो डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी से मतलब नहीं, देखने वाला कौन, फिश। देखो, तो एपरेंट डिस्टेंस और देखने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। चलो, अब यहाँ फिश से काइट तक पहुंच रहा है, तो पहला डिस्टेंस 12 और 12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। चलो, नेक्स्ट डिस्टेंस 36 और 36 एयर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एपरेंट डिस्टेंस 12 प्लस 36 इंटू 4/3 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। कंफ्यूजन नहीं। चलो, सेकेंड वाला वैसे ही 45 चेक कर लेते हैं, इसे हटा दे। देखो, सेकेंड एपरेंट डिस्टेंस, यहां बताइए एपरेंट डिस्टेंस को देखने वाला कौन, काइट। सेकेंड में काइट मतलब ये, तो काइट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब डिस्टेंस देखो, काइट से फिश तक पहुंचेंगे, पहला डिस्टेंस 36 एयर में है 1, दूसरा डिस्टेंस 12 मीडियम 4/3, 4 नीचे 3 ऊपर 4 3 9 प्लस 36 45 मीटर। तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस दिखता है। कोई कंफ्यूजन है इन सब में तो बोलो ये। चलो, अब देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे है देखो, नीचे का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब मिरर टाइप का। यहां पे एक लिक्विड डाल दिया गया
and this is the position of coin. किसी तरह से लिक्विड में होल्ड कर दिया गया, रख दिया गया, नीचे नहीं डूब रहा है। डिस्टेंस 12 मीटर, डिस्टेंस 20 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ठीक है, अब ये बताओ, कॉइन रिफ्लेक्शन के बाद कहीं इमेज बनाएगा? नीचे बनाएगा। तो मतलब ये जो कॉइन है, कॉइन का एक इमेज बनेगा नीचे। ठीक है, तो अगर यहां से कोई पर्सन इस कॉइन को एनालाइज कर रहा है तो इस पर्सन को क्या क्या दिखेगा? एक तो कॉइन दिखेगा थोड़ा ऊपर, ठीक है, और कॉइन का रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ दिखेगा? नीचे। तो मतलब एक कॉइन दिखा डायरेक्टली, एक कॉइन का इमेज दिखा, तो दोनों के बीच का एक डिस्टेंस भी होगा, वो कैलकुलेट करना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन coin and its image with respect to observer in air. With respect to observer in air. I think question clear. Observer air में है, मतलब आई air में है, उसको coin दिखा, रिफ्लेक्शन के बाद कॉइन का एक इमेज दिखा, तो कॉइन एंड इट्स इमेज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आई को क्या दिखेगा? थोड़ा सा सोचो, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। चलो छोटा छोटा लॉजिक लगा। कॉइन, कॉइन का इमेज बनेगा कहाँ? नीचे। हाइट कितना है? 20 मीटर। ये कॉइन का जो इमेज बनेगा उसका ये डिस्टेंस 20 मीटर, दैट इज द इमेज ऑफ कॉइन। ठीक है, तो कॉइन और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस 40। अब इस आई को ये डिस्टेंस क्या दिखेगा? 40 क्या दिखेगा? वही ना, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये बताओ कि कॉइन तो वाटर में है और इमेज तो इसके नीचे बना, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा होगा? यहाँ पे जो मीडियम होगा वो मीडियम कौन सा होगा? एग्जाम्पल समझो इसको। आप लोग जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप लोगों को क्या हुआ, स्विमिंग सूट पहना दिया गया, वो मास्क वास्क सब लगा दिया गया, एयर भी है, और पूल के नीचे आप लोग बैठा दिया गया, और ये सरफेस जो है ये मिरर बना दिया गया। ठीक है, तो आपका इमेज जो आप लोग इस साइड में बैठे हुए हो, आपका इमेज कहाँ दिखेगा? इसके पीछे, इसके पीछे। तो आप अपना इमेज जब देखेंगे, इसके पीछे तो एयर है, पानी तो बस यहीं पे था, तो आप अपना इमेज जब इस मिरर में देखेंगे तो इमेज में क्या खुद को कहाँ पाएंगे? पानी के अंदर या हवा में? तो ये कॉइन जो है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जो बनेगा, यहाँ कौन सा मीडियम मिलेगा? वाटर ही मिलेगा, वाटर मिलेगा, पक्का? चलो, तो यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, और दोनों का मीडियम सेम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 + 20 40। तो एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट सेपरेशन कौन देखा? आई। तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था वही, इसको लिखेंगे आप एपरेंट सेपरेशन। देखने वाला कौन? आई। आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
तो एक्चुअल सेपरेशन डिवाइडेड बाय इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर, ये बताइए एक्चुअल सेपरेशन 40/4/3, आंसर 30 मीटर। 30 मीटर। एपरेंट डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि रेयर मीडियम से हम लोग देख रहे हैं। ठीक से अब पूरी कहानी समझो, शुरू से पूरी कहानी अब समझो। ये कॉइन है कितने डिस्टेंस पे? 12 मीटर। तो ये कॉइन इसको यहां दिखेगा या ऊपर दिखेगा? ऊपर। चलो, तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, कॉइन के लिए एपरेंट डिस्टेंस बाय 1, कॉइन के लिए एपरेंट डिस्टेंस, और देखने वाला आई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ? 12 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहां से क्या मिल गया? 9। कॉइन का एपरेंट डिस्टेंस 9। अब इमेज ऑफ कॉइन, इमेज ऑफ कॉइन के लिए एपरेंट डिस्टेंस निकालना है डिवाइडेड बाय देखने वाला आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। चलो अब ये बताओ इसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 20 + 20 + 12 कितना हुआ? 40 + 12 52। 52 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 क्या मिलेगा? 4 1 3 13 × 3 39। ठीक है, सेपरेशन 39 - 9 30 मीटर। ये मैथड समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसी को बताने का एक दूसरा तरीका कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली बता सकते हैं 40, लेकिन ये 40 का डिस्टेंस कहां से दिखेगा? वाटर में है तो वाटर में डिस्टेंस 40 ही दिखा, लेकिन देखने वाला कहां पे है? एयर में। तो एयर वाले पर्सन को ये 40 मीटर का डिस्टेंस कितना दिखेगा? एयर वाले पर्सन को ये 40 मीटर का गैप कितने डिस्टेंस पे दिखेगा? क्वेश्चन क्लियर? तो जो डिस्टेंस दिखेगा वो एपरेंट सेपरेशन, देखने वाला आई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एक्चुअल सेपरेशन कितना है? 40। और किन से मीडियम में? इस मीडियम में वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों में से हम लोग कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं एपरेंट डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, हाँ तो दोनों दिखेगा ना, तो छुप जाएगा तो साइड से देख लेंगे। देखिए ये सारे फंडे क्लियर। देखो देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा रिफ्रैक्शन एट कट सरफेस का। एक फिर से फॉर्मूला वो याद दिला देते हैं। देखो इस टाइप का एक कर्व था, रेडियस ऑफ कर्व गिवन, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। फॉर्मूला ये μ2 है, ये μ1, μ2 बाई v, μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देखो इस फॉर्मूला पे बेस्ड भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मूला मतलब जैसे मिरर के लिए एक फॉर्मूला था स्फेरिकल मिरर के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने वाला, यहाँ भी वही फंडा है। साइन कन्वेंशन वही, जिस साइड से लाइट आया इसके बाद वाला प्लस, पहले वाला माइनस। ठीक है, क्वेश्चन इस पे कैसा कहता है, एक स्फीयर है, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास, रेडियस 100 सेंटीमीटर, सेंटर, पॉइंट P जस्ट स्पॉट। देखो यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, अब ग्लास का एक सेंटर होगा, स्फीयर है तो रेडियस भी 100 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक स्पॉट है, इस स्पॉट का ये डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, 50 cm, ये स्पॉट का डिस्टेंस। ये क्लियर, दोनों साइड एयर डाउन। अगर एक पर्सन इस साइड में है, दैट इज I1, तो इसको स्पॉट का एक डिस्टेंस दिखेगा। ये एक्चुअल डिस्टेंस है कितना, 100, ये 50, तो ये 50, तो 150 तो दिखेगा नहीं क्योंकि मीडियम बदल गया। ठीक, अब एक ऐसे इसी लाइन पे एक दूसरा आई है, I2। इस I2 को स्पॉट का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है कितना, 100 प्लस 50, 150। फिर से एयर में है तो कुछ और दिखेगा, आपको वो डिस्टेंस निकालना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्पॉट सीन बाय I1 एंड I2। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं बस इसका फॉर्मूला बताता हूं, आप कैसे अप्लाई करना है वो सिखाता हूं, और बस ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो वाली कहानी है। इन सब में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता ही नहीं है। ठीक है, पहले बस क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो बस, और देखो कितना आसान है ये। ठीक है, I1 के लिए फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, तो आप इस जगह से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, P। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, सारे डिस्टेंस का कैलकुलेशन पोल से, तो इसके लिए पोल तो ये पॉइंट हो गया, यहां से चुनना है। ऑब्जेक्ट P, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50। ठीक है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में हम लोग को एक चीज और देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑब्जेक्ट लेने के लिए फंडा क्या है, और साइन कन्वेंशन का फंडा क्या है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर निकलेगा और दूसरे मीडियम में जाएगा। तो पोल के बाद वाला प्लस, पहले वाला, तो लाइट यहां से ऐसे गया और फिर लाइट ऐसे गया। ठीक है, तो इसके बाद वाला प्लस, पहले वाला, तो पहले u का वैल्यू क्या लेंगे, -50। चलो, अब यहाँ फिर दो मीडियम भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो लाइट जिस साइड से आया, जिस साइड से मूव किया वो फर्स्ट मीडियम, और जिसमें गया वो सेकेंड मीडियम।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.5, तो इसका मीडियम फर्स्ट बनाएंगे μ1 या μ2? μ1। जहां से लाइट गया वो फर्स्ट मीडियम, जिसमें गया वो सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। चलो v का वैल्यू निकालना है, तो सेकंड मीडियम में v बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। चलो कर्व का रेडियस 100 प्लस और माइनस, कर्व सेंटर तो पीछे का गया, तो -100। सारा वैल्यू पुट करके v निकाल देना है। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। μ2 दैट इज 1/v माइनस μ1 1.5 बाय -50। μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस -100। फंडा सिंपल है। उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे बस डिटेल बताओ I2 के लिए। ठीक है, और डिटेल का मतलब मुझे u चाहिए, μ1 चाहिए, v तो आप निकालेंगे, μ2 चाहिए, रेडियस का वैल्यू चाहिए, ताकि फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया जाए। चलो क्या बताएंगे, बताओ। u का वैल्यू 150 प्लस और माइनस। देखो इसके लिए लाइट ऐसे जाएगा, तो ये फर्स्ट मीडियम, यहां गया तो सेकेंड मीडियम। तो μ1 का वैल्यू 1.5। ठीक है, और μ2 एयर है 1, और लाइट यहां से इसके बाद ऐसे गया, तो पहले वाला नेगेटिव, बाद वाला पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 150 मिला वो नेगेटिव। v तो निकालना है, रेडियस 100 प्लस 100 और -100। कर्व का सेंटर पीछे है, सो इट शुड बी -100। कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो पूछो। u का वैल्यू -50, माइनस देखो ना, ये 100 हो गया और ये 50, 150। तो लाइट ऐसे गया, तो इसके बाद वाला प्लस, पहले वाला माइनस, तो u का वैल्यू -150। ठीक, वो कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों बन जाएगा ना। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाले क्वेश्चंस भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगेंगे।